सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार जो टॉपिक है ग्लोब उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने मानचित्र के बारे में समझा था और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना है, उसका बिल्कुल एक कॉपी है। तो आज उस ग्लोब के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कहने का मतलब है कि ग्लोब जो है वो एक छोटे रूप में हूबहू पृथ्वी जैसा ही होता है, जैसा कि हमारी पृथ्वी होती है। ग्लोब विभिन्न आकार के एवं प्रकार के हो सकते हैं, यानी बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने तरीके के ग्लोब हो सकते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान स्वरूप है। तो देखिए ग्लोब को हम पृथ्वी की तरह घुमा सकते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, और इस पर हम जो देश होते हैं या महाद्वीप होते हैं या महासागर हैं उनको उनके सही आकार में भी हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का बिल्कुल लगभग समान स्वरूप है, यानी कॉपी है उसकी। अब हम बात करते हैं कि ग्लोब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, नीचे अभी चित्र के माध्यम से भी मैं उसको समझाऊंगा। ग्लोब का ऊपरी बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने दिशाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, पूर्व कौन सी है और पश्चिम कौन सी है। तो उसी के हिसाब से आप देखिएगा। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धुरी है, यानी पृथ्वी का जो अक्ष का मतलब सेंटर है, वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। इसे ही पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, यानी जब वह अपने अक्ष पर अपने ही चारों तरफ घूमती है तो उससे दिन और रात बनते हैं, और इसको पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुएं बनती हैं। भाई आप देखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सीधी नहीं है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसके साथ साथ जब वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उससे ऋतुएं बनती हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। तो मैंने आपको दो गतियों के बारे में बताया। एक तो जब वो अपने ही अक्ष पर, अपने ही सेंटर पर चारों ओर घूमती है, तब तो दिन और रात बनते हैं और इसको घूर्णन गति कहते हैं। और जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिससे ऋतुएं बनती हैं, तो इसको हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। यह अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, और प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और एक लीप वर्ष कहलाता है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे 365 दिन तो पूरे लगते हैं, लेकिन साथ में 6 घंटे भी लगते हैं। अब 6 घंटों का हम क्या करें? तो इसलिए हम 6 घंटों को जोड़ते जाते हैं, और 4 सालों में जब वो 24 घंटे बन जाते हैं तो वो एक दिन के बराबर हो जाता है, और हम चौथे साल में उस एक दिन को जोड़ देते हैं। तभी तो आपको पता है ना कि फरवरी में हर 4 साल के बाद 29 दिन होते हैं,
और यह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी हर चौथा वर्ष। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी हैं। ग्लोब पर कुछ रेखाएं बनी हुई होती हैं जिनको हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। बीचों बीच स्थित 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है, यानी पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से जो एक अक्षांश रेखा गुजर रही है वो 0 डिग्री मानते हैं हम उसको, और उसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इन सब नामों से पुकारते हैं। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, यानी गोलार्ध आधा गोला। तो जो सेंटर के ऊपर वाला भाग, उत्तर की तरफ वाला भाग, उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार बीचों बीच स्थित एक 0 डिग्री देशांतर भी प्रमुख यामियोत्तर कहलाता है। फिर जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में जो सेंटर है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं, इसी तरह से जब पृथ्वी को हम पूर्व और पश्चिम में भागों में बांटते हैं तो बीच में एक लाइन होती है जो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। इसको यामियोत्तर कहते हैं। यामियोत्तर का मतलब जिस पर पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। यह 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्धों में बांटता है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, जो कि आगे जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे ना उसमें भी समझेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। सुनने में थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, तो चलिए अब हम इन्हीं चीजों को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी का एक चित्र है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 2 बिंदु होते हैं, बिल्कुल यहाँ उत्तर की तरफ ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ ये दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा, जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी जितनी भी लाइनें इस तरीके से लेटी हुई लाइनें या पड़ी हुई रेखाएं भी हम इन्हें कहते हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश, अक्षांश मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव में भी 90 होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में भी 90 होती हैं। इनके जो बीच की रेखा, जिसको मैं बार बार 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह रहा हूं, ये होता है विषुवत वृत्त या कि भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी जमीन को बीच में बांटने, 2 भागों में बांटने वाली रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। फिर इसके बाद आप देखिएगा, कर्क रेखा के बारे में हमें पता चला कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। फिर इसके बाद ताप कटिबंध भी हैं, जो कि अगर आप देखें 0 से अगर हम 23.5 डिग्री तक देखें तो ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और 66.5 से 90 डिग्री तक ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब ये उष्ण कटिबंध वो होता है जहाँ पर केवल गर्मी ही गर्मी पड़ती है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। और शीत कटिबंध का मतलब जहाँ पर केवल सर्दी ही सर्दी होती है। तो ये तो है 0 डिग्री अक्षांश। फिर एक जो है, जब हम इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो हम मान लेते हैं कि एक 0 डिग्री वाली देशांतर, इनको हम देशांतर कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये सारी क्या होती हैं? ये देशांतर रेखा होती हैं। इस तरह से 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ये जो 0 डिग्री है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर को हम यामियोत्तर भी कहते हैं, जिस पर पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। तो इस तरीके से ये ग्लोब है। तो आगे हम क्या समझते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, और हमारा देश एशिया महाद्वीप में है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब प्रश्न उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि ग्लोब और मानचित्र में क्या क्या अंतर होते हैं। तो देखिए, जो ग्लोब होता है वो त्रिविमीय, हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय और इंग्लिश में बोलते हैं 3D प्रदर्शन होता है, यानी वो 3D फिगर होती है। जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विविमीय यानी कि 2D प्रदर्शन है, यानी कि किसी कागज पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो 2D होता है। मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, यानी मानचित्र जो है वो किसी प्रदेश की जो भी विशेषताएं उनको बताता है, जबकि ग्लोब जो है बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको वर्कशीट में बताया। फिर दूसरा प्रश्न है कि एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें ध्रुव और चारों गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम लिखिए। तो आपको पहले एक ग्लोब का चित्र बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ व्यवस्था की है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से। फिर जो बीच की लाइन है वो मैंने आपको समझाई थी, क्या है, ये भूमध्य रेखा है। और देखिए, अब जो इसके ऊपर का भाग है ये तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे का आधा हिस्सा है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब हमें चारों गोलार्ध करने, दो तो हो गए। फिर यहाँ पर जो बीच में से एक और देशांतर जा रही है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, ठीक है। ये जो होगी वो 0 डिग्री होगी देशांतर। तो अब ये वाला हिस्सा तो बन गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये जो हिस्सा बन गया वो बन गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। आपको समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है। तो अभी अभी ऊपर हमने समझा ही था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं, और इसमें इसको 24 घंटे लगते हैं। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो बहुत आसान है, जब अपने अक्ष पर घूमे तो घूर्णन गति यानी कि दिन और रात, जब सूर्य के चारों तरफ घूमे तो ऋतुएं बनेंगी, और उसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4, प्रमुख ताप कटिबंधों को चित्र द्वारा दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र की व्यवस्था की है, आपको एक चित्र बनाना है इस तरीके का, और फिर उसमें कटिबंध दिखाने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक पृथ्वी है, और जो बीच की लाइन है मैंने पहले भी बताया, ये 0 डिग्री है, यानी कि भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। फिर 0 से, और यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 23.5 है, ठीक है, आपको इसको 23.5 लिखिएगा। 0 से 23.5 उष्ण कटिबंध कहलाता है, 23.5 से 66.5 तक ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, और फिर 66.5 से यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये कहलाता है शीत कटिबंध। इसी तरह से ये तो उत्तरी, इनके साथ हम हमेशा उत्तरी लिखते हैं, उत्तरी, क्योंकि 2 गोलार्ध है ना, और इनके साथ हमेशा आप दक्षिणी लिखेंगे। जैसे कि उत्तर में होता है, सेम वैसे ही दक्षिण में भी यही कटिबंध होते हैं। तो इस तरह से आपको ये दिखाना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए। तो अभी ऊपर हमने समझा था कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं?
5 महासागर हैं और महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। और भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखनी है ये सारी बातें। अब अगला प्रश्न, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीपों और महासागरों को विश्व के मानचित्र की सहायता से ढूंढ कर लिखिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मानचित्र भी भर सकते हैं विश्व का, यानी एक वर्ड का मैप ले लीजिएगा और उसमें इनको भर दीजिएगा और अपने सर या मैम को भेज सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए इस तरीके से आप उस मैप में से ढूंढ कर लिख सकते हैं। ये सारे हैं जो मैं अभी टिक मार्क कर रहा हूँ, ये सारे महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे के सारे क्या हैं? ये महाद्वीप हैं। महाद्वीप यानी ज़मीन का बहुत बड़ा भूभाग। और इसके अलावा 5 महासागर हैं जिसमें सबसे बड़ा दुनिया का है वो है प्रशांत महासागर। ये दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है जबकि ये बहुत ज़्यादा हिस्से पर है। फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे महासागर हैं। और एक दक्षिणी महासागर होता है। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। यहां पर दक्षिणी महासागर। तो ये हो गए 5 महासागर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मास्क लगा के रखिए और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।